अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव की आज मनाई गई 555वीं यौम पैदाइश। मुल्क भर में मजहबी जज्बे के साथ प्रकाश उत्सव का इनेकाद। सीएम रेवंत रेड्डी ने पेश किया खिराज अकीदत। संक्रांति से तेलंगाना में राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बारीक चावल। वजीर तुमला नागेश्वर राव का ऐलान। कहा, रियासत के तमाम वेलफेयर स्कूलों के तुलबा के लिए भी अब दिया जाएगा बारीक चावल। इस माह की 18 तारीख को गच्चीबौली स्टेडियम में इंडिया मलेशिया फुटबॉल फ्रेंडली मैच। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इस मैच के पोस्टर का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया रस्मी इजरा। केटीआर ने संगारेड्डी जेल में की लागाचर्ला मामले में गिरफ्तार 16 देहातियों से मुलाकात। सीएम के भाई तिरुपति रेड्डी पर फार्मा कंपनी के लिए जबरदस्ती जमीनें हासिल करने का लगाया इल्जाम। क्या परेशान अवाम की हिम्मत बढ़ाने उनके साथ होने की बात पर लीडरों को किया जाएगा गिरफ्तार। बीजेपी एमपी इटला राजेंद्र ने किया सवाल। कहा, अगर ऐसा है तो फिर रेवंत रेड्डी को 100 बार किया जाना चाहिए गिरफ्तार। गधे के दूध के कारोबार के नाम पर 100 करोड़ रुपए का स्कैम। रियासत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई तालीमी याफ्ता लोगों को मिला धोखा। इंसाफ के लिए हुकूमत से किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव की आज 555वीं यौम पैदाइश के तहत प्रकाश उत्सव मनाया गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव की जयंती पर उन्हें याद करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने आज जुमे को जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी के हमरा गुरु नानक देव की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। रियासती वजीर तुमला नागेश्वर राव ने ऐलान किया है कि संक्रांति से तेलंगाना में राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बारीक चावल दिया जाएगा। हुकूमत ने बारीक चावल पर 500 रुपए का बोनस दिया है, जिस वजह से बारीक चावल के धान की खेती जो पहले 25 लाख एकड़ पर हुआ करती थी, अब इस साल 40 लाख एकड़ पर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के तमाम वेलफेयर स्कूलों और हॉस्टल्स के तुलबा के लिए भी अब बारीक चावल दिया जाएगा। 25 లక్షల ఎకరాల్లోనే ఉండేది। ఈ సంవత్సరం 40 లక్షల చిల్లర ఎకరాల్లో సన్నధాన్యాన్ని పండించడం జరిగింది। కారణం, సన్నధాన్యానికి 500 రూపాయలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బోనస్ ప్రకటించింది। బోనస్ ప్రకటించడానికి కూడా కారణం, పేదలకు ఇచ్చేటటువంటి రేషన్ బియ్యం కూడా రేపు సంక్రాంతి నుండి సన్న బియ్యమే ఇవ్వాలి। అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ కానీ, గురుకులాలు కానీ, అన్ని సంక్షేమ హాస్టల్స్ కూడా పిల్లలందరికీ సన్న బియ్యం ఇవ్వాలనేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆకాంక్ష, కోరిక మేరకి ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బోనస్ ప్రకటించింది। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम इस माह की 18 तारीख को गच्चीबौली स्टेडियम में इंडिया बमुकाबला मलेशिया फुटबॉल फ्रेंडली मैच मुनक्किद होने जा रहा है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मैच के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, हुकूमती मुशीरों के केशव राव, वेम नरेंद्र रेड्डी, श्रीनिवासा राजू, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, सीनियर लीडर मधु याशिकी और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कराए जा रहे घर घर खानदानी सर्वे रियासत भर में आसानी से जारी है। उन्होंने कहा कि सर्वे में जमा की गई मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सर्वे की मालूमात के जरिए उन लोगों को इजाफी स्कीमें फराहम करने की कोशिश की जाएगी जिन्हें सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं मिल रहा है। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासती हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात और बुनियादी ढांचा फराहम करने में आगे रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सेमी कंडक्टर कंपनी एलेग्रो माइक्रो सिस्टम हैदराबाद में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम करने के लिए आगे आई है।
रियासती रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत राय मशवरों के बाद ही तमाम अवामी मसाइल को हल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को कम कीमत पर इंदिरम्मा घर देने के साथ 10 साल से रुके हुए आबपाशी प्रोजेक्टों को दोबारा शुरू किया गया है। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज जुमे को संगारेड्डी जेल पहुंचकर जिला विकाराबाद के लागाचर्ला मामले में गिरफ्तार 16 देहातियों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी लागाचर्ला में दहशतगर्दी का राज फैला रहे हैं ताकि मुजविजा प्राइवेट फार्मा कंपनी के लिए किसानों और कबाइलियों की जमीनें जबरदस्ती हासिल की जाए। केटिया ने कहा कि तिरुपति रेड्डी के साथ मिली भगत से पुलिस ने जिला हुक्काम पर मुबैना हमले के लिए बीआरएस को मौरूदुल इल्जाम ठहराने के लिए मासूम देहातियों को फंसाया। गौरवनीयुलु संगारेड्डी एमएलए चिंता प्रभाकर गारू, गौरवनीयुलु जहीराबाद एमएलए मानिकराव गारू, गौरवनीयुलु बोथ एमएलए अनिल जादव गारू, गौरव कुत्बुल्लापुर एमएलए सोदरुलु केपी विवेकानंद गारू, गौरव एमएलसी शंबीपूर राजू गारू, गौरव एमएलसी नवीन कुमार रेड्डी गारू, अदे विधंगा माजी शासनसभ्युलु गौरवनीयुलु रामावत रवींद्र कुमार गारू, अदे विधंगा क्रांति गारू, इंका चाला मंदी नायकुलु कार्पोरेशनल चैर्मन इंका चाला मंदी मा జాన్సన్ గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కా సుమన్ గారు, ఇంకా చాలా మంది నాయకులందరం కూడా కలిసి ఈరోజు లగచర్లలో జరిగిన నిరసనలో సమిధలుగా మారిన పేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో తమ భూములు తమకే ఉండాలి, మార్కెట్లో 60-70 లక్షల ఎకరానికి ఉన్న భూములు ప్రభుత్వం అడ్డికి పావు షేరుకు రియల్ ఎస్టేట్ దందా చేసేందుకు గుంజుకుంటామంటే, మాకున్న జీవితాన్ని లాగేసుకుంటామంటే, ఉన్న మొత్తం జమీన్ అంతా గుంజుకుంటామంటే అట్లెట్లో ఒప్పుకుంటామని చెప్పి 9 నెలలుగా పోరాటం చేస్తున్న లగచర్ల, హకీంపేట, ఆ పక్కనే ఉండే 2 తాండాల అన్నదమ్ములు ఆడబిడ్డలు నిన్న మొన్న ఈరోజు వరుసగా రాష్ట్రం మొత్తం చూస్తుంటే రోధిస్తున్నారు, ఆక్రోశిస్తూ ఉన్నారు. కష్టపడి సాధించుకున్న తెలంగాణలో ఇవాళ ఒక రాబందు మాదిరిగా రేవంత్ రెడ్డి అనాలోచితంగా ఏ ఫార్మా కంపెనీలు అంటే కాలుష్యం అని ఆయననే ప్రచారం చేసిండో అదే ఫార్మా కంపెనీని కొడంగల్ తెస్తా ఇక్కడ పెడతా, దానికి 3000 ఎకరాలు కావాలా అని చెప్పి పేదల భూములు గుంజుకుంటుంటే వాళ్ళు మరలబడ్డారు. వాళ్ళు మరలబడితే 9 నెలలు వాళ్ళు పోరాటం చేసినా ఎవడూ పట్టించుకోకపోతే అధికారులు వస్తే వాళ్ళు నిరసన। बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने एक प्रेस मीट के दौरान विकाराबाद कलेक्टर पर हुए हमले के मामले में बीआरएस के साबिक एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी पर अपना रद्देमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि परेशान अवाम और किसानों की हिम्मत बढ़ाने, उन्हें हौसला देने अगर कोई लीडर कहे कि हम उनके साथ खड़े हैं तो क्या वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इटेला राजेंद्र ने पटनम नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो रेवंत रेड्डी को 100 बार गिरफ्तार किया जाना चाहिए। తప్పు శుద్ధ తప్పది నేను అంటున్నా। ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నోడు దౌర్జన్యం చేస్తాడు, ఎవరు కాపాడాలి వాళ్ళకి అండగా? ప్రతిపక్షంలో ఉన్నోడే పోవాల్సింది, అయితే టీఆర్ఎస్ వల్ల పోవాలి, లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీలో పోవాలి। టక్కన అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి ఆయన పోయినట్టున్నది, నిన్న అందుబాటులోకి వచ్చింది కాబట్టి ఎంపీ గారు పోయినరు, మీరు ఎందుకు ఆపింది చెప్పండి? ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఇంతెందుకండి, నేను మాట్లాడి పక్క పెట్టు, ఇదే భూముల గుంజుకునే సందర్భంలో కావచ్చు, లేదా ఇట్లాంటి సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడు కావచ్చు, రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలన్నీ మీకు పంపిస్తా, ఒక 10 సీట్లు పంపిస్తా। ఇవాళ ఆయన ఏం చేస్తుండో మీరు చూడండి, తన్ని తరమండి అని చెప్పిండు ఆయన। ఇంకా భాష నా నోట్లోకి వస్తలేదు, మంచి భాష కాదు అది ఇవాళ। అవును, నరేందర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు నేను పోతా, మేము అండగా ఉంటాం, ఎవడతో చూస్తాం అనమా చెప్పండి? అనమా అండి? ధైర్యం చెప్పమా? అండగా ఉంటామని చెప్పమా అండి? నాయకులు చేసే పని ఏందండి? నాయకులు ఎందుకండి? ప్రజలకు ఏమైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు, అధికారమే నేరమై దౌర్జన్యం చేసినప్పుడు ప్రశ్నించడానికి ఎవరు ఉంటారండి? ఎవరు ఉండాలి కదా, తప్ప గట్లయితే 100 సార్లు అరెస్ట్ చేయాలి రేవంత్ రెడ్డి గారిని। ఆయన అధికారం లేనినాడు ఆయన మాటలకు 100 సార్లు అరెస్ట్ కావాలి, మరి అయిందా? చేస్తారా? खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस एमएलए केपी विवेकानंद ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियां रियासत में केसीआर की क़यादत को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर ममलिकत बंडी संजय रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वजीर के तौर पर काम कर रहे हैं। विवेकानंद ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी और बंडी संजय के दरमियान फेविकॉल बॉन्ड से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బలమైన శక్తిగా ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎప్పటికైనా శ్రీరామ రక్షగా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని బలహీనపరచాలా అనే ఒకటి ప్రయత్నం చాలా సందర్భాల్లో అటు బీజేపీ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు పార్టీలు కలిసి చేసినటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఇంకా కనపడుతూనే ఉన్నాయి. దానికి ఇంకా బలం చేకూర్చే విధంగా మరి చాలా సందర్భాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పదే పదే చెబుతూ వస్తోంది, చాలా సందర్భాల్లో నిరూపించింది కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీ యొక్క బంధం ఏ రకంగా ఉందో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అని చెప్పేసి. ఢిల్లీలో కుస్తీ, గల్లీలో దోస్తీ, ఇది బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పరిస్థితి. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈరోజు మన రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రంలో కీలక పదవి చేపడుతున్నటువంటి బండి సంజయ్ కుమార్ గారు కేంద్రంలో హోం శాఖ సహాయ మంత్రిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మేము చాలా సందర్భాల్లో చెప్పినాం, వీరు కేంద్రంలో హోం శాఖ సహాయ మంత్రిగా కాదు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి సహాయ మంత్రిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దానికి చాలా ఉదాహరణలు బండి సంజయ్ కుమార్ గారు మాట్లాడిన సందర్భం గుర్తు చేశాం. ఒకానొక సందర్భంలోనైతే వారు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని పదవి దించే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. వారి పార్టీలో జాగ్రత్త ఉండాలి రేవంత్ రెడ్డి గారు, తన యొక్క మంత్రులు కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తనని సీటు నుంచి దింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, తను జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి కూడా బాహటంగా ఓపెన్ గానే कांग्रेस एमएलए मंदुला सैमुअल ने मीडिया से बात करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके अफराद खानदान को शदीद तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि केटीआर के पास 30 एकड़ अराजी कहां से आई। उन्होंने पूछा कि केसीआर के खानदान के पास तेलंगाना के क़याम से क़ब्ल कितनी जायदाद थी और अब कितनी जायदाद हो गई है। उन्होंने केसीआर और उनके अफराद खानदान पर गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना को लूटने का इल्जाम लगाया। నీ బావ ఆక్రమించుకునేది ఎంత, నువ్వు ఆక్రమించుకునేది ఎంత, నీ చెల్లి ఆక్రమించుకునేది ఎంత, మందులో పెట్టోడు చెట్టలు పెట్టుకొని తిరిగేటోడు ఆక్రమించుకునేది ఎంత. తెలంగాణ రాకముందు మీ ఆస్తులని, తెలంగాణ వచ్చాక మీ ఆస్తులని. నీ కొడుకు పేరు 30 ఎకరాల నుంచి ఏడకొచ్చింది, ఆ పిల్లగారి వయసు ఎంత. ఈ విధంగా 10 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణను దోసుకొని దొంగలైన మీరు. అందుకే ప్రజలు కర్ర కాసి వాత పెడితే ఆ వాతలు ఇంకా మాంతలేవు. ఇవాళ మీరు లగచర్ల కాడ చేసిన తతంగం ఏంటిది? మీ కుట్రలు కుతంత్రాలు ఇక జల్లవు. మీరు గట్టిగా చేసి ఏదో చేస్తే ముఖ్యమంత్రి మీద మేము సవాల్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాం, కానీ నీ సవాల్ స్వీకరించడానికి తెలంగాణ ప్రజానికం సిద్ధంగా లేరు. మీరు చేసిన చిల్లర లెక్కలు. साबिक सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील IAS रिटायर्ड ने BBN के नुमाइंदे सैयद खिजर से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माइनॉरिटी तुलबा के लिए बैरून ममालिक आला तालीम के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी के महीने में जारी किया जाएगा। उन्होंने ख्वाहिशमंद अहल नौजवानों को इस स्कीम से भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी दरखास्तें ऑनलाइन के जरिए दाखिल करने की ख्वाहिश की। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी और अहम स्कीम के बारे में आप रोशनास करा रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको CMOS बोलते हैं, CMOSS। ये हमारी वेबसाइट पे रियासत तेलंगाना की माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है और इसको जुलाई, अगस्त और दिसंबर, जनवरी के महीने में 2 बार नोटिफाई किया जाता है। हर बार 250 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। इस स्कीम के ज़रिए अक़लियती तबक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को आला तालीम के लिए 5-6 ममालिक में, जैसे अमेरिका है,
इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है और कनाडा है। ऐसे ममालिक में आला तालीम हासिल करने के लिए मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे दीगर हायर लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए, वहाँ पढ़ाई करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्कॉलरशिप दी जाती है। यह स्कॉलरशिप मेरिट की बुनियाद पे दी जाती है। अक्सर लोग इसमें देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग बच्चों बीच में आ गए हैं, ब्रोकर्स बीच में आ गए हैं। मैं आपके ज़रिए इनको बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी और इसमें हर बार जुलाई अगस्त में 250 बच्चों को और दिसंबर जनवरी में 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है और इसको एक एक बच्चे को 20 लाख रुपए और वन वे एयरफेयर की रकम दी जाती है। तो ये रकम इन लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। दिसंबर जनवरी अब जो आने वाला है तो ये लोग अप्लाई करें। तो अप्लाई करने पर इनको डिग्री के इम्तिहान में, इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे बीबीए हो या एमबीए हो, तो ये लोग जो सबसे ज़्यादा निशानात हासिल किए हुए होंगे, 80-90% से ज़्यादा जो हासिल किए हुए होंगे, वहाँ से नीचे आते हुए अक्सर 70-73% पे आके रुक जाता है, 250 बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं और बोतल बंद पीने के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। फूड सेफ्टी हुक्काम ने शहर हैदराबाद में गैर मियारी बोतल बंद पानी जैसे ब्रिसलहरी, केल्वे, नेचर्स प्योर और दीगर मुख्तलिफ नामों की कंपनियों के पानी की बोतलों को जब्त कर लिया। गैर मियारी बोतल बंद पानी के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में जेएचएमसी के फूड सेफ्टी अफसरान ने 14 नवंबर को काचीगुड़ा में K2 किंग एक्वा एंड बीवरेजेस के अहाते का मुआयना किया और यहां से 19,268 लीटर बोतल बंद पानी जब्त कर लिया, जो TDS के उसूलों पर पूरा नहीं उतरे थे। हुकाम ने पानी के नमूने हासिल करते हुए टेस्ट के लिए स्टेट फूड लेबोरेटरी को भेज दिया है। शहरियों को बोतल बंद पानी के इस्तेमाल के वक्त एहतियात का मशवरा दिया जाता है। गधे के दूध के कारोबार के जरिए 100 करोड़ रुपए का स्कैम मंजर आम पर आया है। जब दुनिया में अक्लमंद हैं तो बेवकूफ़ भी हैं, और अगर बेवकूफ़ नहीं हैं तो एक अक्लमंद दूसरे अक्लमंदों को धोखा देने के लिए नए नए फॉर्मूले इख्तियार कर लेता है। अपनी नौयत के इस नए स्कैम में एक शख्स ने अपनी जहानत से गधे के दूध के कारोबार के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लूट लिए। जी हां, एक जमाने में जिस लफ्ज गधे को किसी की तौहीन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज उसी गधे के दूध का कारोबार शुरू करते हुए एक शख्स ने रियासत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के तालीमी याफ्ता लोगों को सरमायाकारी के लिए राग़िब किया, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि गधे और उसके दूध की कीमत आसमान को छूने लगी है। इस खबर पर जहां कई देहातों में लोग गधे पालने लगे, तो वहीं गधे के दूध के खरीदार भी दिन ब दिन बढ़ने लगे। द डोंकी पैलेस के नाम से साल 2022 में ये कंपनी तमिलनाडु के तिरुनेल्ली जिले के मुक्कुदल में कायम की गई थी, जिसके जिम्मेदारान कंपनी का फ्रेंचाइज 5.5 लाख रुपए में देने लगे। इस सरमायाकारी के अलावा गधे पालने की ट्रेनिंग देने एक इन्वेस्टर से 50,000 रुपए लिए गए और शुरुआत के महीनों में हर इन्वेस्टर को मुनाफा भी मिलता रहा। जब भरोसा कायम हो गया, उसके बाद पेमेंट्स में ताखीर होना शुरू हुई। इस साल जनवरी के महीने तक भी फ्रेंचाइजी सेंटर से गधे का दूध हासिल किया गया, लेकिन मुनाफा मिलना आहिस्ता आहिस्ता रुकता चला गया। जब तक लोग ये समझने लगे उनके साथ धोखा हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धोखे के एहसास के बाद लोग जब अपना पैसा मांगने लगे तो दी डोंकी पैलेस के ओनर बाबू ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। तकरीबन 100 करोड़ के इस स्कैम के मुतासिरा लोगों ने, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं, ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो एक मुश्तरका FIR दर्ज करें और तहकीकात करते हुए उन्हें इंसाफ फराहम करें। మాకు తెలియదు, గాడిదలు ఎక్కడే తెచ్చుకోమంటున్నారు, పాలకు ఒకటే కదా తీసుకొని డబ్బులు ఇస్తున్నారు అనే విధంగా మేము ఆలోచించాము. NRC డైరెక్టర్స్ అండి అంతా చదువుకున్న వాళ్ళే,
పెద్ద గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ గా 1 year ఫంక్షన్ చేశాడండి. వీళ్ళందరూ ఇంత మోసం ఊర్లో చేస్తుంటే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారండి? మేము రైతులమండి, పాలు పితుక్కొని మేము జూలైగా బెట్టింగ్లు ఆడి సంపాదించుకోవాలని పెట్టలేదండి. షెడ్ వేసుకున్నాము, గారెలు పాలు పిండాము, 40,000 జీతాలు ఇచ్చామండి మాకు కూడా. కానీ ఈ రోజు ఇంత దిగజార్చాడు మమ్మల్ని. లీటర్ కి 1600 ఇస్తానని చెప్పాడు, ఇంతవరకు 1 రూపాయి ఇవ్వలేదు. ఈ డాంకీ ప్యాలెస్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు ఫసాయ్ డైరెక్టర్ అమిత్ గారు వచ్చారు. ఏ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ ఫసాయ్ లైసెన్స్ లేకుండా మార్కెట్లో అమ్మకూడదు. ఈ ప్రోడక్ట్కి ఫసాయ్ లైసెన్స్ లేకపోయినా కానీ ఫసాయ్ డైరెక్టర్ వచ్చి ఇనాగ్రేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, మేమందరం ఫసాయ్ లైసెన్స్ దీనికి ఇస్తారేమో అని చెప్పి సంవత్సరం నుంచి వెయిట్ చేయడం, ఈ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో అమ్మలేక నష్టాల్లో మునిగిపోయి ఉన్నాం. మాకు డబ్బులు ఇస్తానని ఒక డేట్ కూడా నిలబడలేదు. చెక్స్ ఇచ్చాడు అందరికీ, ప్రతి చెక్ బౌన్స్ అయింది. ఎన్ఆర్సి నేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆన్ ఈక్వెంట్స్ వీరు కూడా వారి వెబ్సైట్లో డాంకీ ప్యాలెస్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ అని చెప్పి వారి వెబ్సైట్లో పెట్టారు. ఇవన్నీ చూసి కలెక్టర్ విష్ణు వేణుగోపాల్ ఇనాగ్రేషన్, ఎన్ఆర్సి సపోర్ట్, ఫసాయ్ డైరెక్టర్ రావడం, ఈ 3 చూసి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ మోసంలో బోల్తా కొట్టారు. దీనికి ఏమైందంటే ఒక కలెక్టర్ ద్వారా ఇనాగ్రేషన్ చేపించారు 14th May 2022. ఒక కలెక్టర్, ఒక ఐపీసీ పీనల్ కోడ్ మెంబర్ ఉండటం వలన మేము ఎంతో హ్యాపీగా కలెక్టర్ గారు ఓపెన్ చేశారని అందరూ మోసపోయి దీనిలో జాయిన్ అయ్యాం సార్. ఆ తర్వాత అతను మోసం మాకు తెలిసింది. 10 కోట్ల రూపాయల చెక్కు నాకు వచ్చింది. మీరు ఇచ్చినటువంటి పాలన్నీ నేను యూరోప్ పంపించాను, మీకు సోమవారం మంగళవారం డబ్బులు ఇస్తామని 2024 అక్టోబర్లో చెప్పాడు. ఇప్పటికి 13 నెలలు అయిపోయింది. ఆ 10 కోట్ల చెక్ ఏమైందో ఆ భగవంతుడికి తెలుసు. ఆ తర్వాత चूहे के काटने की वजह से हैदराबाद में खातून की मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक मूसापेट से ताल्लुक़ रखने वाली 62 साल खातून पद्मा को नवंबर की 9 तारीख को चूहे ने काट लिया था। घर वालों ने इस बात को हल्के में लेते हुए घरेलू इलाज कर लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे आहिस्ता आहिस्ता खातून का जख्म गहरा हो गया और जहर फैल गया, जिस वजह से खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिला निर्मल के कुबीर में 12 नवंबर को पेश आई स्नैचिंग की वारदात में भैंसा पुलिस ने अंदरून 24 घंटे तीनों स्नैचर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। भैंसा एएसपी अविनाश कुमार ने जुमेरात की शाम प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। 12 तारीख को कुबीर में घटना घटी, जिसके अंदर 3 लोग जो बोकर नांदेड़ के रहने वाले हैं, वो सबसे पहले 4:30 बजे के अराउंड कुबीर मार्केट एरिया में एक चेन स्नैचिंग का प्रयास किया। वो चेन स्नैचिंग करने के बाद शाम में 8 बजे के अराउंड एक शॉप के आगे एक आदमी खड़ा था मोबाइल लेकर के, उसका मोबाइल स्नैच करके भाग गए। ये लोग क्या किया, अपने गाँव से एक मोटरसाइकिल लेकर के कुबीर आए, मोटरसाइकिल में वहाँ से चोरी करके यहाँ से आए। यहाँ पर वो पहले स्नैचिंग किया, अटेम्प्ट किया, उसका मोबाइल चोरी की। उसके बाद हमारे एसआई और सीआई भैंसा रूरल 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज और लोकल फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद बोकर से एक्शन कभी डिटेक्शन करके इनको रिमांड में कस्टडी में लिया, प्लस मोबाइल्स भी सीज किए। इसके अलावा 3 दिन पहले कुबीर एसएचओ ने 5 चोरी किए हुए बाइक्स रिकवर किए, जिसमें 3 पल्सर, 1 पैशन प्रो, 1 होंडा शाइन रिकवर किया। 5 में से 3 बाइक का जो चेसिस नंबर है उसको डिलीट कर दिया है, इरेज कर दिया है। तो अभी हम लोगों ने एजेंसीज को लेटर लिख करके उसके ओरिजिनल ओनर कौन है वो पता लगा रहे हैं। उसका भी उसको फिर उसके बाद अगर केस होगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, नहीं तो अगर केस नहीं होगा तो केस रजिस्टर होगा। उसके अलावा भैंसा कोर्ट से एक बाइक चोरी हुई थी, उसमें भी बाइक रिकवरी हो गई है, एक्यूज भी मिल गया। इचोड़ा से हम लोगों ने बाइक रिकवरी की, तो ये तीसरा डिटेक्शन था बाइक के कॉन्टेक्स्ट में, जो सीआई भैंसा टाउन में की। इसके अलावा एक डिटेक्शन टीम बनाई गई है जो पिछले कुछ 2-3 महीने में कुछ जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हुए हैं उसके डिटेक्शन के लिए उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। 2 बाइक्स कहाँ के? हनमकुंडा में अक़लियती सदर व सीनियर कांग्रेस लीडर मिर्जा अजीज बेग के मकान पर जुमेरात की शब 11वीं शरीफ का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हल्का वरंगल वेस्ट के एमएलए एन राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में
मशाइख, उलमा इकराम, कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर अबू बकर और मोहम्मद हाजी के अलावा अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव की आज मनाई गई 555वीं यौम पैदाइश। मुल्क भर में मजहबी जज्बे के साथ प्रकाश उत्सव का इनेकाद। सीएम रेवंत रेड्डी ने पेश किया खिराज अकीदत। संक्रांति से तेलंगाना में राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बारीक चावल। वजीर तुमला रागेश्वर राव का ऐलान। कहा, रियासत के तमाम वेलफेयर स्कूलों के तुलबा के लिए भी अब दिया जाएगा बारीक चावल। इस माह की 18 तारीख को गच्चीबौली स्टेडियम में इंडिया मलेशिया फुटबॉल फ्रेंडली मैच। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम इस मैच के पोस्टर का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया रस्मी इजरा। केटीआर ने संगारेड्डी जेल में की लागाचर्ला मामले में गिरफ्तार 16 देहातियों से मुलाकात। सीएम के भाई तिरुपति रेड्डी पर फार्मा कंपनी के लिए जबरदस्ती जमीनें हासिल करने का लगाया इल्जाम। क्या परेशान अवाम की हिम्मत बढ़ाने उनके साथ होने की बात पर लीडरों को किया जाएगा गिरफ्तार। बीजेपी एमपी इटला राजेंद्र ने किया सवाल। कहा, अगर ऐसा है तो फिर रेवंत रेड्डी को 100 बार किया जाना चाहिए गिरफ्तार। गधे के दूध के कारोबार के नाम पर 100 करोड़ रुपए का स्कैम। रियासत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई तालीमी याफ्ता लोगों को मिला धोखा। इंसाफ के लिए हुकूमत से किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।